नमस्कार नमस्कार और भाई महानमस्कार। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भरोसेमंद, दमदार और हां थोड़ा सा मजेदार भी ये है राविश कुमार रिपोर्टिंग। देखिए, खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग की बात कुछ और है। यहां मिलेगी सच्ची बात, सीधी बात और कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, साथ ही थोड़ा बहुत हंसा भी देंगी, क्योंकि राविश कुमार रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, सेटिंग नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और जरूरी खबर की तह तक हम आपके लिए पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नेहरू पेपर्स विवाद को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय से जुड़े 51 बक्सों में रखे नेहरू से संबंधित दस्तावेज 2008 में सोनिया गांधी के पास ले जाए गए, जो अब तक सार्वजनिक अभिलेखागार में वापस नहीं लौटाए गए। वहीं सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि 2025 के निरीक्षण में कोई दस्तावेज गायब नहीं पाए गए। लेकिन सवाल यह है कि ये ऐतिहासिक कागजात अब भी सार्वजनिक क्यों नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर सरकार से माफी की मांग की है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नेहरू से जुड़े दस्तावेज देश की धरोहर है, निजी संपत्ति नहीं, और इन्हें शोध व जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह लाई गई नई नीति को लेकर बहस के दौरान बीजेपी सांसद अजय भट्ट का बयान चर्चा में आ गया है। नैनीताल उधमपुर से सांसद अजय भट्ट ने योजना के नाम बदलने के आरोपों पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि नाम नहीं बदला गया, बल्कि राम अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। उन्होंने सदन में कहा, राम है राम, श्री राम, जय जय राम, यह 9 शब्दों का सिद्ध मंत्र है। अजय भट्ट ने दावा किया कि राम राम भजने से हर समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे बेटी की शादी हो, नौकरी की दिक्कत, घर का क्लेश या पति पत्नी का विवाद। यहां तक कि उन्होंने दूध न देने वाली गाय का भी जिक्र किया। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने मनरेगा की जगह लाए जा रहे विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। एसकेएम ने इसे ग्रामीण मजदूरों और किसान परिवारों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि यह कानून मनरेगा के तहत मिलने वाले वैधानिक रोजगार के अधिकार को खत्म करता है। किसान मोर्चा ने मांग की कि मनरेगा को कमजोर करने के बजाय सरकार शहरी बेरोजगारी के समाधान के लिए भी रोजगार की कानूनी गारंटी वाला कानून लाए। एसकेएम ने मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों से मनरेगा की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की है। उधर सीपीएम, सीपीआई समेत वामपंथी दलों ने भी नए बिल का विरोध करते हुए 22 दिसंबर को संयुक्त प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं इंडिया गठबंधन आज संसद परिसर में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने मुस्लिम वक्फ संस्थाओं को कोर्ट फीस में छूट देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल में दायर मामलों पर गुजरात कोर्ट फीस अधिनियम 2004 लागू होगा और इन्हें सिविल कोर्ट की तरह ही माना जाएगा। इसके साथ ही वक्फ से जुड़ी करीब 150 याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की नजर में कोई भी संस्था विशेष नहीं है, इसीलिए जो नियम अन्य धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्टों पर लागू होते हैं वही वक्फ पर भी लागू होंगे। अब वक्फ बोर्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं को भी कोर्ट फीस भरनी होगी। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पेंडिंग केस कम होंगे और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर झटका लगा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी और धर्मांतरण विरोधी कानून से जुड़े संशोधन बिल तकनीकी और कानूनी खामियों के चलते वापस लौटा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ग्रामर की गलतियों के साथ साथ कुछ अपराधों में प्रस्तावित सजा की अवधि पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब सरकार के पास 2 विकल्प है, या तो संशोधित अध्यादेश लाया जाए या फिर सुधार के बाद बिल दोबारा विधानसभा में पास कराकर राज्यपाल की मंजूरी ली जाए। कांग्रेस सफन दरदाराजी ने
इसे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति बताते हुए 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है और कहा है कि सरकार मुद्दों को जिंदा रखना चाहती है। भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर संसद में पेश आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में देश के 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में से 5,149 स्कूल ऐसे पाए गए जहां एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि इन स्कूलों में इमारत, क्लासरूम और शिक्षक मौजूद है, लेकिन बच्चे नहीं। सरकारी डेटा के मुताबिक जीरो एडमिशन वाले 70% से अधिक स्कूल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में है। तेलंगाना में 2081 और पश्चिम बंगाल में 1,571 ऐसे स्कूल दर्ज हुए। आंकड़े बताते हैं कि अभिभावक तेजी से सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़कर निजी स्कूलों की ओर जा रहे हैं। वहीं छात्रों की कमी के बावजूद कम नामांकन वाले स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षक तैनात है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाते दिख रहे हैं। इसके बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया। आरजेडी और कांग्रेस ने इस घटना को असंवेदनशील से बताते हुए सीएम पर सवाल उठाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहचान जरूरी होती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि वोट देते समय भी चेहरा दिखाना पड़ता है। जेडीयू मंत्री जमा खान ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने बेटी को सम्मान और स्नेह दिखाया है। हालांकि विपक्ष इसे महिला और धार्मिक भावनाओं से जोड़कर मुद्दा बना रहा है, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आज लोकसभा में अहम चर्चा होने जा रही है। नियम 193 के तहत होने वाली इस 4 घंटे की चर्चा की शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। इसके बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और डीएमके सांसद कनिमोझी अपनी बात रखेंगी। भाजपा की ओर से निशिकांत दुबे और संजय जायसवाल भी चर्चा में शामिल होंगे। विपक्ष लंबे समय से प्रदूषण के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग कर रहा था, जिस पर सरकार सहमत हुई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे चर्चा का जवाब देंगे और सरकार का पक्ष सदन के सामने रखेंगे। यह चर्चा बिना मतदान के होगी, लेकिन जनहित से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर संसदीय ध्यान केंद्रित करने के लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में बुधवार से 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की शुरुआत हो गई। 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस साल मेले की थीम समृद्ध वन खुशहाल जन रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश वन संपदा, वन्यजीव संरक्षण और आयुर्वेद को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेले में आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों के 350 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। यहां 80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 से ज्यादा वैद्य आम लोगों को मुफ्त परामर्श देंगे। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 8 नए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे और नौरादेही अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की भी योजना है। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण करने का प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर संसद में तीखा विवाद छिड़ गया है। सरकार का कहना है कि नई योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी बढ़ा हुआ बजट और राज्य की हिस्सेदारी 40% तक कर इसे पूरी तरह नया स्वरूप दिया गया है, इसलिए नाम बदलना स्वाभाविक है। वहीं कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम को योजनाओं से हटाने की साजिश हो रही है। बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि विरोध करने वाले राम नाम से असहज है, जबकि बिल में राम का नाम सीधे कहीं नहीं है। असल विवाद नाम, प्रतीक और राजनीतिक संदेश को लेकर है, न कि केवल योजना की संरचना पर। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने विवादों में घिरे खेल एवं युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे पर सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोकाटे के सभी विभाग उनसे छीनकर डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंप दिए हैं। हालांकि कोकाटे तकनीकी रूप से अब भी मंत्री है, लेकिन फिलहाल बिना विभाग के रह गए हैं। नासिक कोर्ट ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में
उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है। आरोप है कि कोकाटे ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैट पाने को फर्जी दस्तावेज दिए। सजा के खिलाफ कोकाटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम को सरकार का डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार विधानसभा में हर विषय पर सार्थक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह वॉकआउट की बजाय जनहित के मुद्दे लेकर आए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद सीएम ने कहा कि सत्र बिजनेस के अनुसार चलता है और शीतकालीन सत्र संवैधानिक दायित्व निभाते हुए बुलाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर कम सत्र बुलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के बाद विधानसभा सत्रों की संख्या बढ़ाई गई। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को सीएम ने भ्रामक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते संविधान सुरक्षित है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। पंजाब के जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। आप प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने इसे पार्टी सरकार की नीतियों और सुशासन पर जनता की मुहर बताया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 14 तारीख को हुआ मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा। अमन अरोड़ा ने बताया कि पार्टी ने 60 जोनों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 7 अकाली दल, 1 भाजपा, 1 और निर्दलीय 2 जोनों में सिमट गए। जिला परिषद के लगभग 85% नतीजे आपके पक्ष में आए हैं, जिसमें बराजन को उरुमे के बाद सोचे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी नेताओं और वॉलंटियर्स को बधाई देते हुए कहा कि आप ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती रहेगी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास पार्किंग विस्तार के लिए गिराई गई तकिया मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता भूमि के मालिक नहीं, केवल कब्जेदार है। कोर्ट की दायर ने स्पष्ट किया कि सामाजिक प्रभाव आकलन और अधिग्रहण से जुड़े अधिकार मालिकों को मिलते हैं, कब्जेदारों को नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुआवजा दिया जा चुका है। गौरतलब है कि 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद को जनवरी में पार्किंग विस्तार के तहत गिराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को लेकर अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। अदालत ने साफ किया है कि कार्रवाई से राहत सिर्फ BS, IV और BS-VE एमिशन नॉर्म्स वाली गाड़ियों को ही मिलेगी, यानी BS-I, BS-IE और BS-IEE श्रेणी की पुरानी गाड़ियों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुराने इंजन वाली गाड़ियां प्रदूषण की बड़ी वजह है। CAQM के मुताबिक BS-IE या उससे पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रदूषक गैसें छोड़ती है। दिल्ली सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।